हेलो बच्चों, वेलकम टू जीनियस दुनिया। तो आज लेकर आया हूं मैं 22 मिनट लर्निंग में मेजरमेंट ऑफ मैटर का पार्ट 2। जो हमने पहले पार्ट 1 खत्म किया, उसके अंदर हम लास्ट मॉलिक्यूलर मास तक आए थे। आगे का पार्ट कंटिन्यू करते। क्लास 9 का टॉपिक है महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस का। तो बच्चों स्टार्ट करते विदाउट लूजिंग एनी टाइम। तो 22 मिनट में हम इस कंसेप्ट को खत्म कर देंगे, इस चैप्टर को। तो देखो बच्चों, लास्ट मैंने होमवर्क दिया था आपको, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड इसे कहा जाता है, इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? तो जितने एटम्स होते हैं उनके हम मास को कैलकुलेट करते हैं, यानी एडिशन करते हैं। तो आपका क्या आता है बोलो बच्चों? मॉलिक्यूलर मास आता है। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर 2 है। सल्फर कितने हैं? यहाँ पर 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पर 4 है। यस, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। एक सल्फर का मास कितना होता है? 32। और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है बोलो? 16। अब ये टोटल कैलकुलेट करिए, 2 1 2 32 2 32 1 32 और 16 4 कितना आता है बोलो बच्चों? 64। कैलकुलेट करो, ये आता है 8 और ये 98। यानी सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना आता है बोलो बच्चों? वो आता है 98 U, यानी डाल्टन यूनिट। इतना ये मॉलिक्यूलर मास आता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। बहुत इजी कांसेप्ट है, बस थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और एक एग्जांपल देखेंगे हम। देखो बच्चों, एक लास्ट एग्जांपल देखेंगे हम। लेट अस कंसीडर, यहाँ पर मैंने दिया है एक एग्जांपल लेंगे हम। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलो इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे। चलो देखो फास्ट, यहाँ पर सबसे पहले एटम कितने हैं वो देखो। यहाँ पर एटम कितने हैं बच्चों? एक है कैल्शियम। यहाँ पर याद रखो ब्रैकेट्स को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर। तो ठीक है, ऑक्सीजन और यहाँ पर और क्या है बोलो? हाइड्रोजन। ठीक है, चलो कैल्शियम कितने? 1। ऑक्सीजन कितने? 2। हाइड्रोजन कितने? 2 है। हाइड्रोजन भी है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब मास, कैल्शियम का मास कितना होता है बोलो बच्चों? एटॉमिक मास 40, ऑक्सीजन का 16 और आपका जो हाइड्रोजन होता है इसका एटॉमिक मास कितना होता है बोलो बच्चों? यस, इसका 1 होता है। तो टोटल होता है ये 40, ये होता है 32 और ये होता है 2। तो ये 4 और 74U, यानी आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना आता है बोलो बच्चों? 74 डाल्टन यूनिट आता है। ये बात याद रखो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम क्या फाइंड आउट करते हैं बोलो बच्चों? मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं किसी भी एक कंपाउंड का। उससे पहले हमने बहुत सारे बेसिक्स जाना, क्या होता है मॉलिक्यूल, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा एटम कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल कहते हैं। कंपाउंड का मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? जहां पर एक से ज्यादा, यानी अलग अलग एटम जब कंबाइन होते हैं एलिमेंट्स के, तो वहां पर क्या होता है? आपका कंपाउंड का मॉलिक्यूल तैयार होता है। एलिमेंट का मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं? जहां पर सेम एटम कंबाइन होते हैं, है ना। और एक बात याद रखो बच्चों, एक कंसेप्ट में पिछले बार बोलना भूल गया था कि क्या होता है मोनोएटॉमिक, क्या होता है डायटोमिक। जब याद रखो बच्चों, जब कोई एलिमेंट है ना सिंगल स्टेट में या अकेला रहना पसंद करता है, जैसे कि आपका सोडियम है, आपका नियॉन है ना, ये जो होते हैं जो सिंगल अकेला रहते हैं, अकेला एटम होता है, इसे हम मोनो एटॉमिक बोलेंगे। यानी मोनो यानी 1 एटॉमिक, 1 एटम वाला। इसके बाद कुछ जो आपके गैसेस होते हैं वो डबल कंडीशन में, जैसा हाइड्रोजन हो गया, जैसा नाइट्रोजन हो गया, है ना, ये मॉलिक्यूल स्टेट पे रहते हैं। तो इन्हें हम बोलेंगे डायटोमिक एलिमेंट बोलेंगे। डायटोमिक यानी यहाँ पर 2 एटम। इसी तरह से ट्राइएटोमिक, टेट्राएटोमिक और इसी तरह से आपके क्या होते हैं बोलो बच्चों? आपके एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। ये बात याद रखो, जिन्हें हम पॉलीएटोमिक एलिमेंट बोलेंगे। और कल जो केमिकल सिंबल हमने बोला था, है ना, केमिकल सिंबल मैंने पॉइंट पढ़ाया था कि एलिमेंट का जब हम नाम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है और सेकंड स्मॉल लेटर। ये जो मेथड थी बच्चों, जो केमिकल सिंबल को नाम देने की, किसने डिस्कवर की थी? बर्जेलियस नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी। ये बात याद रखो, बर्जेलियस नाम के। ठीक है बच्चों, हाँ। अब इसके बाद देखो बच्चों, अगला जो पॉइंट है हमारा पढ़ने का था, ये कल का पॉइंट रह गया था, तो आज हम पढ़ेंगे मोल। व्हाट इज मोल? याद रखो, अभी मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना सिखाया, ठीक है। और मोल किसे कहते हैं समझो। एक यहाँ पर वाटर लिया है, ठीक है। वाटर के अंदर टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका? हाइड्रोजन 2 है, और आराम से लिखेंगे हाइड्रोजन, और कौन है बताओ? यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर? हाइड्रोजन कितने यहाँ पर? 2 है। ऑक्सीजन कितने? 1 है। एक हाइड्रोजन का मास 1, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, और दोनों का मिलाकर कितना हो जाता है? 2, और इसका होता है 16 होता है 16, यानी 18U। यानी याद रखो यार बच्चों, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बोलो बच्चों? ये होगा 18 डाल्टन यूनिट, ठीक है। 18U ये क्या होगा इसका बोलो? मॉलिक्यूलर मास होगा। अब व्हाट इज मोल?
अब आपको मालूम है जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी, लेट अस कंसीडर यहाँ पर एक मैं केमिकल रिएक्शन करूँ कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन अगर लूं मैं, है ना, केमिकल रिएक्शन किसकी लेंगे हम, लेट अस कंसीडर मैंने यहाँ पे लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन का, तो यहाँ पे क्या तैयार हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड प्लस क्या तैयार होगा बोलो बच्चों, वाटर तैयार होगा। अब इस केमिकल रिएक्शन में ऐसा पॉसिबल है क्या हम एक एक मॉलिक्यूल लेकर केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं क्या बोलो बच्चों, पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनकी साइज बहुत छोटी होती है। इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक वन molecule of sodium hydroxide and one molecule of hydrochloric acid and bring out the reaction, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों बोलो कि साइंटिस्टों ने क्या किया बाद में से कि बाबा एक एक मॉलिक्यूल लेना पॉसिबल नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, क्वांटिटी लेना स्टार्ट की, है ना, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ क्वांटिटी लेंगे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ क्वांटिटी लेंगे। इसी तरह से अदर रिएक्शंस के अंदर भी उन्होंने क्या किया, क्वांटिटी लिया और क्वांटिटी के बेस पर क्या किया, रिएक्शन किया। अब इन्होंने क्या बोला, ये जो डाल्टन यूनिट है ये बहुत छोटा यूनिट है बोला था, तो उन्होंने क्या किया, इसी को उन्होंने ग्राम में लिया। किस में लिया बोलो, ग्राम में। यानी अगर मैं 18 ग्राम लूंगा वाटर को, किसको बोलो, 18, यानी जितना मॉलिक्यूलर मास होता है कंपाउंड का, अगर उतना वेट मैं अगर ग्राम में लूंगा तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, 1 मोल। क्या बोलेंगे बोलो, उसे 1 मोल बोलेंगे। यानी जितना मॉलिक्यूलर मास होगा उतना वेट अगर हम ग्राम में लेंगे, जितना मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ग्राम में वेट लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा बोलो बच्चों, 1 मोल कहलाएगा। ये बात याद रखो, ठीक है। हाँ, समझ में आ रहा है। और एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे यहाँ पर हो गया 18 ग्राम यानी 1 मोल ऑफ वाटर। अगर वहां 36 ग्राम होगा तो 18 दूनी 36 यानी 2 मोल ऑफ वाटर। अब एग्जांपल यहाँ पर एक और देखो, समझो एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे अभी लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH, ठीक है। सोडियम यहाँ पर कितने बोलो बच्चों, 1 है। ऑक्सीजन कितने बच्चों बोलो, यहाँ पर 1 है। हाइड्रोजन कितने बोलो बच्चों, यहाँ पर 1 है। हाँ चलो, सोडियम का मास कितना होता है, 23, है ना। ऑक्सीजन का मास कितना होता है बोलो, 16, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है बोलो बच्चों, 1। तो इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं, 23, 16 16, और ये कितना आता है, 1 1 1 1। तो यहाँ पर कितना आता है बोलो, ये आता है 0 1, ये 40U। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बोलो बच्चों, ये होगा 40 डाल्टन यूनिट। अगर मैं इसका 40 ग्राम लूंगा, कितना लूंगा, 40 ग्राम अगर मैं क्या लूंगा बोलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड लूंगा, तो वो हो जाएगा 1 मोल। क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, 1 मोल हो जाएगा। यानी जितना मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ग्राम में वेट लेना है, उसे हम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। ये बात याद रखो, ठीक है बच्चों। अपने क्लास में याद रखो बच्चों, फालतू बातें कुछ भी नहीं होने दी, है ना। सीरियस क्लास चलने दी, जो है ना। नहीं तो आपने देखा बहुत सारी जगह हंसी ये वो, ठीक है। अपने को उतना ही, अपने पास कम टाइम है, तो कम टाइम में हम ज्यादा किस तरह से पढ़ सकते, मेरा फोकस उसकी तरफ है। तो हम मनोरंजन कम और ज्यादा टीचिंग करेंगे, ठीक है। तो मोल यानी क्या है, जितना ग्राम में वेट होगा, यानी मॉलिक्यूलर मास जितना होगा उतना ही ग्राम में अगर वेट लेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, 1 मोल बोलेंगे। ये बात याद रखो। इसके बाद बच्चों याद रखो, अगर मैंने यहाँ पे 80 ग्राम लिया तो, यस 80 ग्राम लिया तो बोलो कितना होगा, 80 ग्राम यानी 40 ग्राम का अगर 1 मोल हो रहा है तो 80 ग्राम का कितना हो जाएगा बच्चों बोलो, 2 मोल हो गए। तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है, यस नंबर ऑफ मोल, मोल को हम बताएंगे एन से। तो गिवन वेट कितना है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, है ना। वेट कितना दिया हुआ है कंपाउंड का, अगर उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो याद रखो बच्चों, हमको उसके नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 80 ग्राम है ना। 80 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास कितना था, 40। तो 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 मोल आ जाएंगे। ये बात याद रखो, ठीक है। इसी तरह से हम किसी भी कंपाउंड के मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ये बात याद रखो, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो बच्चों, जब मोल हो गया, इसके बाद अगला जो कंसेप्ट है हमारा, मोल के बाद अवोगाड्रो नंबर। क्या होता है अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर यानी ऐसे नंबर होते हैं बच्चों, याद रखो, जिसके अंदर बोला गया अगर आप किसी का भी 1 मोल लोगे, यानी 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ HCl, या 1 मोल ऑफ आप लोगे यानी OH, आप किसी का भी अगर 1 मोल लोगे तो याद रखो अवोगाड्रो नंबर क्या कहता है कि इनके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, क्या, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो फिक्स होंगे। वो क्या होंगे बोलो, फिक्स होंगे। और उसे डिनोट करेंगे n ऑफ A इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये बात याद रखो, यानी 1 मोल ऑफ HCl के अंदर इतने उसके पार्टिकल होंगे,
1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर इतने उसके पार्टिकल होंगे, 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 into 10⁻23 इतने पार्टिकल होंगे। यह बात याद होगी। आपने देखा 1 डजन का मतलब क्या होता है, आपने देखा 1 डजन का मतलब 12 है ना। 1 डजन आप जब केले लेकर आते हो तो उसके अंदर 12 केले आते हैं, यानी 1 डजन का मतलब क्या होता है बोलो बच्चों, 12 होता है। उसी तरह से 1 मोल का मतलब क्या होता है बच्चों, इतने पार्टिकल। 1 मोल का मतलब क्या होता है, 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल। ये 1 मोल का वैल्यू होता है, या 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं। ये बात याद रखो बच्चों, ठीक है। इसके बाद एवोगाड्रो नंबर होने के बाद एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट। इसके बाद वैलेंसी किसे कहते हैं? यस, व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी का मतलब क्या है, बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में। यस, वैलेंसी का मतलब होता है बच्चों द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। यस, वैलेंसी का मतलब क्या होता है बोलो बच्चों, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, है ना। एग्जांपल के तौर पे वैलेंसी, वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्पेशल वीडियो मैंने बनाकर रखा है, एक बार वो जाकर देख लो, ठीक है बच्चों। तो वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है, एग्जांपल के तौर पे सोडियम एलिमेंट यहाँ पे, ठीक है, सोडियम। हाँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, है ना। हम एलिमेंट किस तरह से लिखते हैं, याद रखो, एटॉमिक नंबर यहाँ लिखते हैं और उसका एटॉमिक मास यहाँ पर लिखते हैं ना। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है एलिमेंट का, x, यहाँ पर लिखेंगे हम एटॉमिक नंबर और यहाँ पर लिखेंगे उसका एटॉमिक मास नंबर, ये बात याद रखो। तो 11। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जो हमारे पास ऑर्बिट्स होते हैं, है ना, सेंट्रल पार्ट में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और आउटर पार्ट में क्या होते हैं बोल बच्चों, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। तो ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फील करने के प्रोसीजर को ही हम क्या कहते हैं बोलो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब इसके पास 11 है, आपको मालूम है हर ऑर्बिट के अंदर फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। जैसे कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, सेकंड ऑर्बिट में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन थे, उसके अगले ऑर्बिट में कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन, उसके अगले ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने का है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला क्या है बोलो, 2n², है ना, ये हमारे पास फार्मूला है। यूजिंग दिस फार्मूला हम किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ये बात याद रखो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2n², ये बात याद रखो बच्चों, ठीक है। तो सोडियम, अब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में फिलअप करना है अपने को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में चले गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में गए 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट के ऑर्बिट में कितने चले गए बोलो, 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से टोटल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट के ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो ये हो जाएगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और ये जो लास्ट के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लास्ट के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे बच्चों बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ये बात याद रखो। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हम वैलेंसी मालूम करते हैं, ये बात याद रखो, ठीक है बच्चों, वैलेंसी। अब यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो वैलेंसी भी यहाँ पर कितनी होगी सोडियम के बच्चों बोलो, 1 होगी। अब वैलेंसी किस तरह से आती है, क्यों आती है, इसके पीछे का शॉर्ट में रीजन बताता हूं। शॉर्ट में समझो, हर एलिमेंट यह चाहता है कि इसके लास्ट के ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन हो बोलो, लास्ट के ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो, यह चाहता है, जिससे कि वो नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सके। अब नोबेल गैस क्या होते हैं ये थोड़ा सा आपको मैं बताता हूं, जिसका ऑर्बिट कंप्लीट होता है या जिसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन थे उसे हम नोबेल एलिमेंट कहते हैं या नोबेल गैस कहते हैं, ये बात याद रखो, ठीक है बच्चों। जैसा कि आपका हेलियम है, हेलियम उसके लास्ट 2 एटॉमिक नंबर है, तो उसके लास्ट के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से नियॉन है, नियॉन 10 एटॉमिक नंबर, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, लास्ट के ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से आपका एर्गॉन है, एर्गॉन 18 नंबर, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8, तीसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका लास्ट के ऑर्बिट में क्या है बोलो बच्चों, ऑक्टेट। हेलियम एक होता है जिसके ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। व्हाई, क्योंकि एक ऑर्बिट जो है, ये जो पहली ऑर्बिट ये 2 ही इलेक्ट्रॉन की होती है, इसीलिए ये आपका पूरा ऑर्बिट कंप्लीट होता है। मैंने क्या बोला था, नोबेल गैस कौन होगा, जिसका ऑर्बिट कंप्लीट होगा या जिसके ऑक्टेट कंप्लीट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, नोबेल गैस। तो हर एलिमेंट क्या चाहता है बच्चों, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहता है। अब सोडियम के पास 2 रास्ते, या तो किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन ले या 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो सोडियम आराम से क्या कहता है, 7 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और वो जो है सोडियम आपका 2,8 वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ
नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव करता है, यानी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों, बोलो डोनेट करेगा। क्या करेगा, डोनेट। और जब कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, याद रखो बच्चों, तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो याद रखो बच्चों, उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा, ये बात याद रखो। यानी सोडियम की वैलेंसी कितनी है यहाँ पर, बोलो बच्चों, सोडियम की वैलेंसी यहाँ पर 1 है, ये बात याद रखो। ऐसे ही हम और भी देखेंगे, कुछ 2-4 एग्जांपल देखेंगे। फास्फोरस, फास्फोरस एटॉमिक नंबर कितना है, 15। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 5। ठीक है, तो फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी मैंने बोला किसे कहते हैं, लास्ट के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को। अब फास्फोरस के पास 2 रास्ते हैं, एक तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी के पास से तो ले, या 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और पिछला नोबेल गैस बन जाए। अब 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ये पॉसिबल नहीं है फास्फोरस के लिए, या पॉसिबल भी होगा तो आसान रास्ता क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेने का। तो फास्फोरस क्या करेगा, बोलो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इसीलिए फास्फोरस के ऊपर चार्ज आ जाएगा, फास्फोरस के ऊपर चार्ज आ जाएगा 3-, यानी ये आपका नेगेटिव चार्ज तैयार करेगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो यहाँ पर वैलेंसी कितनी होगी फास्फोरस की, बोलो बच्चों 3 हो गई, ये बात याद रखो। ठीक है बच्चों, फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होगी, बोलो बच्चों 3 हो गई। इसी तरह से और भी बहुत सारे एलिमेंट है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लूंगा आपका, यहाँ पर मैंने आपका लिया मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम 12 नंबर, 2,8,2। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। अब लास्ट के ऑर्बिट यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो उसका आसान रास्ता क्या है, या तो किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन लो, या ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो। तो आसान क्या है, बोलो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो ये मैग्नीशियम क्या कर देगा, बोलो आराम से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, बोलो 2+ चार्ज आ जाएगा, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बोलो बच्चों डोनेट करेगा, ये बात याद रखो। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन जो नंबर दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उनके नंबर को भी हम क्या कहते हैं, बोलो बच्चों वैलेंसी कहते हैं, ये बात याद रखो। यानी वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कितने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसके नंबर को, और वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, उसके नंबर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, वैलेंसी बोलेंगे, ये बात याद रखो बच्चों। ठीक है, वैलेंसी से ही हमें पता चलता है कि ये कितने बॉन्ड बना रहा है। अब वैलेंसी अगर 3 है तो याद रखो फास्फोरस कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, 2 बॉन्ड, 2 है तो मैग्नीशियम कितने बॉन्ड बनाएगा, बोलो बच्चों 2 बॉन्ड बनाएगा। उसी तरह से सोडियम की वैलेंसी कितनी थी, 1 थी, तो सोडियम कितने बॉन्ड बनाएगा, बोलो बच्चों सिर्फ 1 बॉन्ड बनाएगा। यानी जितने वैलेंसी होगी उतने ही बॉन्ड तैयार होते हैं, ये बात याद रखो। ठीक है, जितनी वैलेंसी होती है उतने ही बॉन्ड बनते हैं, ये बात याद रखो बच्चों। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ एलिमेंट्स, जैसा कि मेटल्स आपके आयरन है, आयरन 2+ और आयरन कभी कभी क्या बताता है, अलग अलग कंडीशन के तौर पर अलग अलग वैलेंसी बताता है, कभी +2 बताता है, कभी +3। उसी तरह से कॉपर कभी +1 बताता है, तो कॉपर कभी +2 बताता है। तो जब कोई मेटल या एलिमेंट अलग अलग वैलेंसी बताता है तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, बोलो वेरिएबल वैलेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, बोलो बच्चों वेरिएबल वैलेंसी। क्या बोलेंगे, वेरिएबल वैलेंसी बोलेंगे, ये बात याद रखो। ठीक है, कभी कभी एलिमेंट क्या करता है, अलग अलग तरह की वैलेंसी शो करता है अलग अलग कंडीशन पर। ठीक है बच्चों, तो इसे हम वेरिएबल वैलेंसी बोलेंगे। इसके बाद अगला जो कंपाउंड है, अगला जो हमारी चीज है वो है हमारी रेडिकल वाली। ठीक है, अगला जो पॉइंट है हमारा रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या होते हैं, आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, है ना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं कराता। यानी रेडिकल्स यानी जो आयोनिक बॉन्ड जब तैयार होता है, याद रखो कौन सा बॉन्ड बोला बच्चों, बोलो आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड यानी क्या, जहां पर आयोन्स तैयार होते हैं। क्या तैयार होते हैं, आयोन्स। आयोन्स क्या होते हैं, एक होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है आपका नेगेटिव आयन, जैसा मैंने अभी बताया था आपको, है ना, Na+, है ना, Mg2+। उसी तरह से मैंने बताया था अभी आपको फास्फोरस 3-, है ना। उसी तरह से याद रखो बच्चों ऑक्सीजन 2-। ये जो होते हैं आपके बच्चों, याद रखो ये जो आपके पॉजिटिव आयन और ये जो आपके नेगेटिव आयन है, इन्हें हम कहते हैं, पॉजिटिव आयन को हम बोलेंगे कैट आयन और नेगेटिव आयन को हम बोलेंगे अन आयन। क्या बोलेंगे, अन आयन, कैट आयन और अन आयन। उसी तरह से जब ये केमिकल रिएक्शन में आते हैं तो ये इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट करते हैं, यानी इधर से पॉजिटिव पार्ट आता है, एक साइड से पॉजिटिव पार्ट आता है ना, और एक साइड से नेगेटिव पार्ट आता है। तो दोनों के बीच में क्या तैयार होता है, एक बॉन्ड तैयार होता है। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे क्या करते हैं, बोलो अट्रैक्ट करते हैं। या सिंपल मैं कहूँ आपको, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इस तरह से इनके बीच में एक बॉन्ड तैयार हो जाता है जिसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहते हैं, बोलो बच्चों
आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, और इस कंपाउंड को हम बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे, ये बात याद रखो। और बच्चों इन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव रेडिकल, और इसे ही हम कहते हैं, बोलो बच्चों, यानी कैटायन आना, साथ ही इनको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव रेडिकल, और इसको हम बोलेंगे नेगेटिव रेडिकल। पॉजिटिव रेडिकल को हम बोलेंगे बेसिक रेडिकल, और नेगेटिव रेडिकल को हम बोलेंगे एसिडिक रेडिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलो बच्चों, एसिडिक रेडिकल बोलेंगे, ये बात याद रखो। अब रेडिकल के दो टाइप है तुम्हारे बुक में दिए वाले, है ना? एक होता है आपका कंपोजिट रेडिकल, और एक होता है आपका सिंपल रेडिकल। जब आपका रेडिकल यानी आपका पॉजिटिव पार्ट और आपका नेगेटिव पार्ट अगर एक एटम से बना हुआ है, सिंगल एटम से बना हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे सिंपल रेडिकल। एग्जांपल Na प्लस, ये आपका सिंपल रेडिकल है। कैल्शियम 2 प्लस, ये आपका सिंपल रेडिकल है। सिंपल रेडिकल्स, सिंपल रेडिकल्स, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बोलो बच्चों? सिंगल एटम से बना हुआ है, तो ये आपका सिंपल रेडिकल है। उसी तरह से H प्लस आयन, ठीक है, ये सिंपल रेडिकल्स है। और कंपोजिट रेडिकल क्या होते हैं? जब ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर चार्ज होता है, कंपोजिट रेडिकल्स, ठीक है। जब ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिला के हाइड्रोक्साइड आयन, उसी तरह से आपका क्या होता है? CO3 2 माइनस आयन, है ना? ये जो है आपके कंपोजिट रेडिकल होते हैं, है ना? ये कौन से रेडिकल्स होते हैं, बोलो बच्चों? कंपोजिट रेडिकल होते हैं, जहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम होता है और उसके ऊपर क्या होता है बच्चों, बोलो? चार्ज होता है, ये बात याद रखो, ठीक है बच्चों। उसी तरह से और कौन से होंगे कंपोजिट रेडिकल, तुमको बताऊं मैं? तो आपका HCO3 माइनस, है ना? यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, ये जो है आपके बच्चों, बोलो, ये आपके कंपोजिट रेडिकल्स है, जहां पर दो या दो से ज्यादा एटम क्या होते हैं, या हम सिंपली बोलेंगे ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों, बोलो? कंपोजिट रेडिकल बोलेंगे। सिंपल रेडिकल है, कंपोजिट रेडिकल। अब इन्हीं को कंबाइन कर कर आपको देखो बच्चों, केमिस्ट्री के अंदर सबसे मेन चीज होती है, केमिस्ट्री के अंदर आपको केमिकल कंपाउंड का नाम बताया जाना चाहिए, कंपाउंड का नाम क्या है। और वो कंपाउंड के नाम बताने के लिए आपको बच्चों रेडिकल्स याद करने पड़ेंगे, पॉजिटिव रेडिकल एंड नेगेटिव रेडिकल। अब जैसे कि मैंने अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, यहाँ पर अगर मैंने बोला आपको लिखना है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लिखना है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको ये दो पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट होता है पहला पार्ट, और ये जो सेकंड पार्ट होता है वो आपका नेगेटिव पार्ट होता है, ये बात याद रखो। तो अब इसका नाम लिखने आना चाहिए आपको, है ना? कैल्शियम 2 प्लस आयन होते हैं, और ये जो आपका कार्बोनेट रेडिकल है, मैंने अभी बताया था CO2 माइनस आयन। अब इसका मतलब क्या है? ये जो 2 माइनस है ये पूरे कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर मिला करें, तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे? इसका कंपाउंड बनाएंगे 2 2, ठीक है, इसका केमिकल कंपाउंड बनाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या होता है, बोलो बच्चों? यहाँ पर भी दो चार्ज है, यहाँ पे भी दो, जब डिवाइड हो सकता है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 1 2 2 1 2, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और हम क्या करेंगे इस तरह से, ये जो 1 है इसका मतलब है एक आएगा कैल्शियम, इसका मतलब है एक आएगा कार्बोनेट, यानी एक कैल्शियम और एक कार्बोनेट आके आपका क्या तैयार हो जाएगा, बोलो? कैल्शियम कार्बोनेट तैयार होगा, ये बात याद रखो। क्या तैयार हो गया बोलो बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट तैयार हुआ, ये बात याद रखो। ये क्रॉस मेथड से आप क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का नाम बता सकते हो, लिख सकते हो। हम और एक एग्जांपल देखेंगे, और एक एग्जांपल देखेंगे, और एक एग्जांपल देखो बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या दिया हुआ है बच्चों, बोलो? सेकंड एग्जांपल, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। चलो इसका कंपाउंड लिखकर बताते हैं। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होता है 3 प्लस, हाइड्रोक्साइड के ऊपर चार्ज होता है OH माइनस 1, माइनस मतलब माइनस 1 होता है, ये बात याद रखो। यानी इसकी वैलेंसी यहाँ पर लिखता हूँ मैं 3, इसके ऊपर चार्ज है 1, तो अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसके जब डिवाइड हो सकता है तभी डिवाइड करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, ये समझो। इसका मतलब है 3 आने वाले हैं हाइड्रोक्साइड और 1 आने वाला है एल्यूमिनियम। जब अकेला होगा तो ब्रैकेट मत बनाओ, जब आपका ग्रुप ऑफ कंपोजिट रेडिकल होगा तो आपको ग्रुप बनाने पड़ेगा। एग्जांपल देखो, एल्यूमिनियम एक है तो इस पे एल्यूमिनियम लिख देंगे, ठीक है, और ये 3OH आएंगे। अब ये आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, OH3 इस तरह से नहीं लिख सकते, ये बात याद रखो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट बनाने पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ब्रैकेट, क्योंकि आपको हाइड्रोक्साइड 3 लेने और मल्टीप्लाई कर कर आपको नीचे लिखना है, ये बात याद रखो। कहां पर? इस तरह से नीचे लिखना है, ये बात याद रखो। तो ये आपका क्या है बोलो बच्चों? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और एक एग्जांपल देखो, एक लास्ट और एक एग्जांपल देखो, ठीक है, हम आप आगे बनेंगे।
पोटेशियम कार्बोनेट, क्या बनाएंगे, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। थर्ड एग्जांपल, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। आपको ये रेडिकल्स याद होने चाहिए, रेडिकल्स याद होंगे तभी आएगा। पोटेशियम कैरी +1 चार्ज, सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, SO4 2-, ठीक है। तो इसकी वैलेंस यहाँ पर लिखो, इसके ऊपर का चार्ज यहाँ पर लिखो, और सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर डिवाइड होता है तो डिवाइड करो, डिवाइड यहाँ पर नहीं हो सकता, तो अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, दो क्या है, कौन आएंगे, पोटेशियम। तो कहां पर लिखना है, नीचे लिखना है। अब यहाँ पर ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों, ये पोटेशियम अकेला है। अगर कंपोजिट होता तो हम ब्रैकेट बनाते थे। अब ये 1 आ रहा है तो सल्फेट SO4 पोटेशियम सल्फेट, अब इसको ब्रैकेट बनाओ मत, क्यों, तो ये एक ही आ रहा है। अगर 2 आते थे तो हम इसको ब्रैकेट बनाते थे, जैसा पिछले केस में क्या था, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या तैयार हुआ है बच्चों, बोलो आपका पोटेशियम सल्फेट तैयार हुआ है, ये बात याद रखो। और इस तरह से याद रखो बच्चों, ये हमारा टॉपिक हो जाता है फिनिश। यहाँ पर आपका जो मेजरमेंट ऑफ मैटर, ये पूरा टॉपिक कवर अप हो जाता है। अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है टॉपिक, और अगर आपको और किसी चैप्टर के, अगर आपको इसी तरह से रिवीजन क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओ, चैप्टर का नाम, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। आप होमवर्क लो, पोटेशियम डाइक्रोमेट का आप लिख कर बताओ, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का मुझे कमेंट्स में उसका केमिकल फॉर्मूला लिखकर बताओ, और यहाँ पर मैं मेरा क्लास करता हूँ समाप्त। थैंक यू, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड।